हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू साथियों। हम लोग आज चर्चा करेंगे अर्थिंग के बारे में। हम लोगों ने कल देखा था पाइप अर्थिंग के बारे में, प्लेट अर्थिंग के बारे में, है ना। और हमने बात किया था साथियों रॉड अर्थिंग के बारे में भी। और आपको ये जानकारी मिल गई है कि रॉड अर्थिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? बलुआही जमीन पर करते हैं। समतल जमीन पर या हमारे बिहार की जैसी जमीन है उसके लिए रॉड अर्थिंग बहुत उपयुक्त नहीं मानी जाएगी। अब हम यहां पर देख रहे हैं अगला जो मेरा है वो अर्थिंग कौन सा है? तार और स्ट्रीप भू संपर्कन यानी वायर और स्ट्रीप अर्थिंग। इसमें हमने क्या देखा है, ये हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर हमने क्या ले लिया? एक लाइटनिंग का रड ले लिया है। अर्थिंग का तार है इसीलिए इसका रंग कैसा है? हरा है। हमेशा याद रखिएगा अर्थ वायर को हम किस रंग से दिखाते हैं जी साहब? ग्रीन रंग से दिखाते हैं। और यहां अर्थ इलेक्ट्रोड को गाड़ दिया है। आप देख रहे हैं कि अर्थ इलेक्ट्रोड का हिस्सा जो है वो जमीन के ऊपर नहीं है, कहां है साथियों? जमीन के नीचे ही है, ठीक है कि नहीं। और ये वायर हमने किसका लिया है? कॉपर का लेंगे या नहीं तो गैल्वेनाइज्ड आयरन का लेंगे। ऊपर भी जो आपका लाइटनिंग के लिए रड लिया है वह भी रड मेरा क्या होगा? या तो आपका कॉपर होगा या नहीं तो गैल्वेनाइज्ड आयरन होगा। लेकिन पहली महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखते हैं कि जो रड हमारा ऊपर होता है जिस मटेरियल का, उसी मटेरियल का हमारा नीचे भी साथियों हुआ करता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यह भी मेथड हम कहां यूज करेंगे? रॉकी मिट्टी में करेंगे, पथरीली मिट्टी में करेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर जो जगह बसा हुआ है वहां पर साहब इसका हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहां पर गड्ढा खोदना क्या होता है? थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग लेकिन गड्ढा खोदना जहां मुश्किल है, जहां चट्टाने हैं, वहां स्वाभाविक है कि नमी भी पानी में कम रहेगी, मतलब मिट्टी के अंदर नमी भी जल्दी नहीं मिलेगी। इसलिए हमको ज्यादा भीतर तक जो है इसको गाड़ना पड़ता है, अंदर हमें डालना पड़ता है। स्पष्ट है कि आपकी गहराई कम से कम कितनी होगी? 5 होगी। 5 से कम तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ज्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है, समझ गए कि नहीं? क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। साथियों सामान्यतः जो गहराई है हम लोग कितना रखते हैं? 8 से 15 मीटर का रखते हैं, समझ गए कि नहीं? इसीलिए क्वेश्चन यहां से उठता है कि आपका रॉड या स्ट्रीप अर्थिंग है, अभी हमने जो चर्चा किया था वायर और स्ट्रीप अर्थिंग के बारे में, इसमें न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर से कम तो किसी हाल में नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रयोग के दृष्टिकोण से कितना तक जाते हैं हम लोग? 8 से 15 तक साथियों जाते हैं। और भू संपर्कन में जो इलेक्ट्रोड का तार या स्ट्रीप है उसको हम लोग उसी तरह से छड़ के रूप में ही लेते हैं। और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो तो आपका तार के रूप में आया है, ऊपर में रड दिए, बाकी तार है, और नीचे फिर रड का स्ट्रक्चर डाल के हम आराम से इसका प्रयोग कर रहे हैं। साहब अब आपका है क्वाइल अर्थिंग। क्वाइल अर्थिंग की तस्वीर से ही पता चल रहा है यहां जो अर्थ कंडक्टर होगा उसको हम कैसे लपेट रहे हैं साहब? क्वाइल के रूप में, स्प्रिंग के रूप में लपेट रहे हैं। और स्प्रिंग के रूप में लपेटने के बाद लगभग कितना टर्न लपेटा है? 115 टर्न लपेटा है। कितने साइज का मेरा जीआई का तार है? तो 8 SWG का साहब जीआई का तार है। और उस जीआई के तार को 115 टर्न, 120 टर्न, जितना आपको आवश्यकता महसूस होती है उतना आप लपेटते हैं। लपेटने के बाद 2.5 मीटर कम से कम नीचे उसको जमीन में डालते हैं। और ये जो व्यास है इसका, ये कितना है साहब? 50 mm का व्यास है। यानी 50 mm के व्यास में 8 SWG का जीआई के तार को 115 से ज्यादा टर्न में लपेटने के बाद तब जाकर के जमीन में क्या करते हैं? गाड़ते हैं। और आप देखिए जमीन में ये जितनी गहराई में गया है उसके ऊपर कम से कम 2.5 मीटर तो इसका अंदर से तार निकल के जा रहा है। यानी स्पष्ट है, ये भी 2.5 प्लस नीचे कर दीजिए तो ये भी आपका 4 मीटर से कम नहीं है। यानी गहरा इसको भी करना होता है। और यदि गड्ढा नहीं आप करेंगे तो नमी इसको जल्दी प्राप्त नहीं होगी। और जब नमी प्राप्त नहीं होगी तो स्पष्ट सी बात है आपका रेजिस्टेंस कम नहीं होगा। और रेजिस्टेंस कम नहीं होगा तो क्या नहीं जाएगा? ड्रीम 11
क्या नहीं जाए, क्या नहीं जाएगा? लीकेज करंट नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? लीकेज करंट नहीं जाएगा। अर्थ तो खुदे है, तो अर्थ कहां जाएगा? है कि नहीं है? गैल्वेनाइज्ड आयरन का तार, जीआई का तार यूज करते हैं, समझे? गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज करते हैं। क्वाइल की तरह इसकी आकृति होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्वाइल अर्थिंग कहते हैं। ठीक है साहब? अब यहां ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसका प्रयोग कहां करते हैं? इलेक्ट्रिक पोल वगैरह जो है ना, उसका अर्थिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नीचे से जो स्ट्रिप एक निकला है, उस स्ट्रिप को पोल में हम क्या करते हैं? क्लैंप लगा के बांध देते हैं, सेट कर देते हैं, और नीचे वो अंदर में धसा हुआ है। तो ये क्लियर हो गया साथियों। 8 SWG के जीआई तार का प्रयोग कर रहे हैं, और हमारी जो व्यास होती है वो कितनी होती है? 50 mm होती है। और लंबी कम से कम कितनी? 460 mm लंबी क्वाइल कम से कम रखते हैं। और 1.5 मीटर गहराई में इसके चारों ओर नमक चारकोल भी हमको क्या करना पड़ता है? डालना पड़ता है। नमक चारकोल डालने से तो आपको मालूम ही है ना, नमी बढ़ेगी, प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा, लीकेज करंट धड़ल्ले से जाएगी, हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? जीवन सुरक्षित हो जाएगा। तो साथियों, यह भू संपर्कन, यह अर्थिंग कुछ दिनों के बाद काम नहीं करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है, इसकी क्षमता भी धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। ये एक दिक्कत है। तो घर में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, समझ गए कि नहीं? क्या है साहब? घर में कभी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिजली का पोल वगैरह हो गया, उसी में करते हैं। हाँ, पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन टफ किया तो आपसे पूछेगा कि कितना mm का डायामीटर रखते हैं क्वाइल का, क्वाइल अर्थिंग में? तो 50 mm रखते हैं। कितना SWG का जीआई का तार लेते हैं? तो 8 SWG का। क्लास में ही रहो, दूसरा जगह मत जाओ। जीआई डालना है कि जीआई का तार यूज करना है? डालना नमक और चारकोल है। गैल्वेनाइज्ड आयरन है। आयरन क्या है? विद्युत का चालक है। कल ही से सब चीज चर्चा करें, तुम कहां चला जाता है? यहीं पर रहा करो, है कि नहीं है? अभी बताए जीआई है, ये सब बताए, फिर कहता है कौन सी का तार डालते हैं। इसका मतलब है कि माइंड तुम कहीं और लेके रखता है, अब बॉडी यहां रखता है। लोहा जीआई की, लोहा में जीआई नहीं लगा होता है, लोहे के ऊपर जस्ते का लेप लगाते हैं, तब लोहा ही गैल्वेनाइज्ड आयरन जीआई बन जाता है। जस्ता का लेप लगाने से चालकता पर प्रभाव नहीं पड़ता। जस्ता का लेप उसके जंग से बचाने के लिए लगाया जाता है। लिख लीजिए कॉपी में विद्यार्थी। इसीलिए तो कहते हैं किताब वगैरह भी खरीद के रखिए। हाँ, तो उसको पढ़िए, लिख लीजिए कागज पर। गैल्वेनाइज्ड आयरन का मतलब होता है आयरन पर जस्ते का लेप लगाना। जस्ते का लेप लगाने से हमारा क्या होता है? जंग नहीं लगता है। अगर जस्ता कुचालक होता तो हम सेल में काहे जस्ता का नीचे निगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में पूरा जम्फर यूज करते, कवर यूज करते? ड्राई सेल का बैक पोर्शन क्या होता है? जो बना रहता है डब्बा, वो जस्ता का ही रहता है। अब बीच में रड आपका कार्बन का रहता है, जो कि धन इलेक्ट्रोड, ये ऋण इलेक्ट्रोड। तार जोड़ के बल्ब जलाते हैं। अगर कुचालक होता तो धारा भेजता। समझे कि नहीं सरकार? तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए विद्यार्थी जी, अर्थिंग का लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अर्थिंग से फायदा क्या हो गया, ठीक है कि नहीं?
अर्थिंग के लाभ और हानियां। अर्थिंग का क्या लाभ है समझे। सबसे पहला लाभ है साथियों, विद्युत झटका से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है लीकेज करंट जो हमारी है वह सीधे भूमि के संपर्क में चली जाती है और फिर हमारे धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। पहले से जो करंट थी उपयोगी करंट प्लस लीकेज करंट, उपयोगी प्लस लीकेज बराबर ज्यादा मात्रा हो गया। ज्यादा मात्रा होने के कारण आपका जो फ्यूज 5 एम्पियर का था 1.5 गुना करंट जाने पर वह उड़ जाता है, यानी 7.5 एम्पियर करंट जब पास करेगी तो फ्यूज ही आपका क्या होगा, पिघल जाएगा। और जब फ्यूज का तार पिघल जाएगा तो मेन सप्लाई से हमारे उपकरण को बिजली मिलना बंद हो जाएगी, फिर कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। दूसरा फायदा एमसीबी वगैरह है तो एमसीबी भी क्या होता है, ट्रिप कर जाता है। आप जानते हैं ना एमसीबी ऊपर है तो ऑन है और नीचे है तो ऑफ है। एमसीबी 2 रूपों में काम करती है, स्विच के रूप में भी और रिले के रूप में भी। अभी सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसको डाउन कर दो सब बंद हो जाएगा, तो स्विच के रूप में काम किया। जब कंडीशन एबनॉर्मल की होगी तो अपने आप ट्रिप करेगा, तो रिले के रूप में काम किया। क्वेश्चन पूछा गया है एमसीबी किन 2 रूपों में काम करता है, जवाब है स्विच और रिले के रूप में। एमसीबी का रेंज करंट का कितना होता है पूछा गया, इसके बाद वही चैप्टर बताएंगे, समझे कि नहीं। 3 एम्पियर से लेकर 2 एम्पियर से 63 एम्पियर तक, कितना साहब, 2 से 63 एम्पियर तक। निम्न में किसमें अनुरक्षणीय पुर्जा नहीं होता है, यानी किसका मरम्मत नहीं किया जा सकता है, एमसीबी का मरम्मत नहीं किया जा सकता है। ये 4 क्वेश्चन रट लीजिए, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इस बार पूछेगा कि नहीं पूछेगा वो तो समय तय करेगा, समझे कि नहीं। अब कहीं टकरा जाए, ठीक है कि नहीं। आइए, उपकरणों के अधिष्ठापन में भी विद्युत धारा वहन करने वाले भाग क्या होते हैं, भू विभव पर बने होते हैं। यानी आपका पृथ्वी का पोटेंशियल है 0, उपकरण का भी पोटेंशियल 0। ये दोनों चीजें आपकी समान विभव पर रहती हैं तो उपकरण से धारा का प्रवाह बाह्य रूप में नहीं होता है।
ओवरहेड लाइन में उच्च वोल्टेज आने पर अर्थिंग व्यवस्था के कारण इसे क्या करते हैं साहब, भूमि में समायोजित कर दिया जाता है, जिससे लाइन और उपकरण में क्या होती है, हानि नहीं होती है साहब। अर्थिंग को ट्रांसफार्मर, मोटर, अल्टरनेटर दुर्घटना कम हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। चलिए साहब, आइए, अर्थिंग की हानियां क्या है। अब दुनिया में हर चीज का फायदा ही नहीं होता है, लॉस भी होता है। क्या नुकसान है साहब, अर्थिंग तार अगर कहीं टूट गया तो उस भाग का जमीन से कोई संपर्क नहीं रहेगा। अब ये लटका हुआ तार है, जमीन से संपर्क नहीं है, यहां से कटा हुआ, इसको अगर छू लीजिएगा तो फिर आप बस, फिर हम लोग जाएंगे, है कि नहीं। हाँ, भोज तो खाते नहीं हैं, तो मान लीजिए लकड़ी वगैरह दे देंगे, अगर वो भी बचा रहेगा तब ना उसको भी जलाएंगे, जल जाइएगा तो कहां से भी देंगे, तो दिक्कत हो जाती है साहब। अर्थिंग का बहुत अधिक प्रतिरोध भी क्या होता है, अप्रभावी होता है। अगर आपने टेस्ट नहीं किया, जमीन के मिट्टी का जो रेजिस्टेंस है वो कम है कि ज्यादा है, इसकी जांच आपने नहीं की, अर्थिंग आपने कर दिया है, ऐसी परिस्थिति में भी धोखा आपको हो जाएगा। अर्थिंग रहने के बावजूद भी झटका लगता रहेगा। साहब जी, क्या ऐसा तरीका है जिससे हम प्रतिरोध को घटा पाते हैं अर्थिंग में। सबसे पहला है, अर्थिंग प्लेट या छड़ के चारों ओर लकड़ी का कोयला नमक के घोल को डाल करके, ऐसा करने से लकड़ी का कोयला नमी को अवशोषित करके रखता है और नमक नमी छोड़ता रहता है। परिणाम ये होता है कि हमारा स्वाभाविक रूप से, साथियों आप ध्यान रखिएगा, स्वाभाविक रूप से नमी वहां बनी रहती है, प्रतिरोध हमारा कम रहता है। समय समय पर अर्थ के गड्ढे में पानी डालते रहना चाहिए, है कि नहीं है। समय समय पर क्या होता है, अर्थ के गड्ढे में पानी डालते रहना चाहिए, जिससे आपके छड़ के चारों ओर नमी बनी रहेगी। भू संयोजन प्रतिरोध का मान क्या होता है, न्यूनतम रखना आवश्यक होता है। साथियों, वहां एक से अधिक अर्थ इलेक्ट्रोड कैसे जोड़ना है, समानांतर में जोड़ना है।
पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि पैरेलल में प्रतिरोध का मान घटता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, यहां भी आपका क्या है 4 ओम, ये भी 4 ओम, आर इक्विवेलेंट 4/2 यानी 2 ओम। आपका इक्विवेलेंट जो है क्या हो गया, घट गया कि नहीं घट गया? स्वाभाविक सी बात है। हमेशा याद रखिएगा कि आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रजिस्टर मिलता है वह सबसे छोटे रजिस्टर से भी कम होता है। विद्यार्थी जी, 2 अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच दूरी कम से कम कितना रखना चाहिए? 5 मीटर। ऐसा नहीं कि पैरेलल ही हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो एकदम बगले बगल में इंस्टॉल कर देंगे, ऐसा करना उचित नहीं है। साहब जी आइए जरा, IEEE रेगुलेशन क्या है? IEEE रेगुलेशन ये क्या है? आइए IEEE रेगुलेशन ये क्या कहता है साहब? इसने कुछ नियम बनाए हैं कि हम जो अर्थिंग करेंगे किस आधार पर करेंगे। तो अर्थिंग के लिए जिन्होंने मानक निर्धारित किया है उसमें समय समय पर संशोधन होता रहता है। 1956 में सबसे पहले नियम पारित किया गया था। अब बिजली का चीज है, आपका सामान है, आपका पैसा है, आपका घर है, तो आप जैसे मन वैसे सब कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपने मन से सब कुछ कीजिएगा तो जान से जाइएगा, समझे कि नहीं? आपकी सुरक्षा नहीं रह पाएगी। तो वर्तमान में भारतीय विद्युत नियम, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, नियम 32 से नियम 90 तक टोटल का टोटल नियम जो है विद्युत प्रणाली और अर्थिंग उपकरण की सुरक्षा से संबंधित है। और इस नियम में उन्होंने कहा है, रूल 32 क्या कहता है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपसे खोज करके ये सब चीज पूछता है। ALP अगर हो सकता है पूछ ले इस बार तो आपके लिए अच्छा है, एकदम पूछेगा। CPRI सब जितना है सब पूछेगा। साथियों, नियम 32 कहता है अर्थिंग और न्यूट्रल कंडक्टर को भू संपर्कन और स्विच की स्थिति व उनके कट आउट की स्थिति की पहचान करना, कट आउट के स्थिति को भी जांचना, अर्थिंग और न्यूट्रल चालक जो है वो सही तरीके से है या नहीं है, ये सब वहां पर लागू होता है। 2 तार प्रणाली को अगर आपका कोई एक भू संपर्कित चालक है या बहु तार प्रणाली है, उसमें न्यूट्रल है, तो उसको भी आपको क्या करना है, ग्राउंड करना है। इससे संबंधित सूचना कौन देता है? नियम 32 देता है। नियम 33 देखिए क्या कहता है। नियम 33 कहता है सभी विद्युत उपभोक्ता को अपने भवन में विद्युत वायरिंग के प्रारंभिक बिंदु के निकट एक अर्थ स्थापित करना होगा और यह अर्थ सप्लाई लाइन के अर्थ में तार से क्या होना चाहिए, संयोजित होना चाहिए। यानी कि जितना भी कंज्यूमर है, ट्रांसफार्मर में है, पोल के पास अर्थिंग है, वो अलग मामला है, लेकिन घर में जो हमने बिजली लिया है तो अपने घर के लिए भी हमको अलग एक अर्थिंग करना चाहिए, तभी हम पूरी तरह से सेफ सुरक्षित महसूस करेंगे। लगातार 2 दिन से तो इसी पर चर्चा कर रहे हैं। न्यूट्रल जो होता है वह रिटर्निंग के लिए होता है, हमारे करंट को एक पाथ पूरा कराता है, परिपथ को कंप्लीट करता है। अर्थिंग जो होता है वह अर्थ के साथ हमारे उपकरण के बाहरी भाग को संपर्क कराने के लिए होता है, जिससे हमारी जान की क्षति हो से हम बच पाते हैं, जीवन सुरक्षित हो पाता है। लीकेज करंट को पृथ्वी में भेजने का एक माध्यम अर्थिंग होता है, समझे कि नहीं? ये मेजर डिफरेंस है किसमें साहब? न्यूट्रल और अर्थिंग में। इस पर तो कई बार हमने चर्चा किया है हमारे साहब। अगर आप क्लासेस के वीडियो को कई बार देखेंगे, मुझे विश्वास है कि आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा महसूस होगा। आइए साहब आगे बढ़ते हैं।
ये हमारा क्या है, अर्थ सप्लाई लाइन के अर्थ में तार से हम लोग जोड़ते हैं और वो सारी की सारी लीकेज करंट चली जाए, ऐसा हम लोगों को करना है। नियम 51 जो है, मीडियम हाई या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन अगर करना है तो उसके लिए अर्थिंग के बारे में नोटिफाई कौन करता है, नियम 51। ये कहता है जितना भी मेटल का वर्क है, धात्विक काम है, उन सभी का इंस्टॉलेशन करना है, या उससे संबंधित जिन्हें चालक की भांति काम करना है उसका डिजाइन करना है, या फिर टेस्टिंग आपको करना आवश्यक है, वहां जरूर आप टेस्ट करके तब अर्थ से जोड़ने का काम करिए। बिना टेस्टिंग के उसको जोड़ने का काम मत करिए। नियम तो बहुत कुछ कहता है, आपने भी वायरिंग किया है, वर्कशॉप खोला है, कोई आपने साहब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया है, मल्टीप्लेक्स बनाया है, मॉल बनाया है, उन सारे जगहों पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है लाइसेंसी ठेकेदार से ही कराना चाहिए। जिसके पास वायरमैन का लाइसेंस है, वायरमैन का सर्टिफिकेट नहीं आईटीआई का, वायरमैन का लाइसेंस, तार कर्मी का लाइसेंस जो कि बिहार सरकार के माध्यम से निर्गत होता है, वह लाइसेंस है, उसी से बनाने का काम करना चाहिए। बाकी आप सब तो जानते ही हैं किस तरह से ड्राइवरी लाइसेंस बन जाता है, उसी तरह से यह लाइसेंस भी बन जाता है कि नहीं है? बिल्कुल। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो वो नियम है। उसके बाद होने के बाद इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से उसकी जांच करवानी चाहिए। जांच होने के बाद सर्टिफिकेट पाने के बाद सप्लाई चालू होनी चाहिए। ये सब कोई कराता है? कहीं कुछ नहीं होता। साथियों, यह नियम जो है 125 वोल्ट से अधिक के इंस्टॉलेशन पर लागू होगा। कौन सा नियम? रूल 61। जितना भी विद्युत उत्पादन या वितरण स्टेशन पर है, कम से कम कितना अर्थिंग देना चाहिए? 2 अर्थिंग देना चाहिए। डायरेक्ट ये पॉइंट पूछता है, ये लाइन लिख देगा, कहेगा किस नियम के आधार पर, तो बोलिएगा रूल 61 के आधार पर। साहब सभी जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, इन सब में परमानेंट या एक्टिव जितने भी उपकरण हैं, कम से कम 2 अलग अलग स्थान पे अर्थिंग करना चाहिए। सभी धात्विक केसिंग, धातु का कवर है, जंक्शन बॉक्स है, सबको अर्थ से जोड़ना चाहिए। साहब नए विद्युतिक इंस्टॉलेशन, जहां भी नया कुछ इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, नया कनेक्शन आप तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, उन सभी जगहों पर अर्थ के वैद्युतिक प्रतिरोध का टेस्टिंग करना चाहिए। मिट्टी के रेजिस्टेंस को टेस्ट करके ही अगला काम करना चाहिए। साहब जी प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बार सूखे मौसम में आप जरूर क्या करिए? रेजिस्टेंस का टेस्ट करिए। बरसात में टेस्ट करिएगा तो आपसे बड़ा बुद्धिमान धरती पर शायद कहीं कोई मिलेगा, है कि नहीं है? बरसात में तो ऐसे ही पानी लगा हुआ रहता है, उसमें तो ऑलरेडी बहुत ही कम प्रतिरोध है, तो उसमें टेस्टिंग कराना क्या है साहब? उचित नहीं है। सुखाड़ के मौसम में, जून में, अभी मई में जो गर्मी भीषण आने का संभावना बढ़ता जा रहा है, उसमें कीजिएगा, है कि नहीं है? आइए साहब, प्रत्येक वायरिंग में क्या होता है? अर्थिंग के लिए जो चालक तार होगा, याद रखिएगा, 1 ओम से अधिक प्रतिरोध किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्य भूमि में 3 ओम और चट्टानी भूमि में 8 से अधिक नहीं होना चाहिए। हाईलाइटेड पॉइंट है, परीक्षा में आने की संभावना बनती है।
साहब लेड शीथड केबल में याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप सबको मालूम है ना, अगर शीथ हमने किसका लगाया, लेड का, तो निश्चित रूप से क्या आवश्यक है, अर्थ करना उसको आवश्यक है, क्योंकि लेड विद्युत का सुचालक होता है। लेड क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। साथियों नियम 62 देखिए क्या कहता है, नियम 62 कहता है जहां मध्यम वोल्टेज की सप्लाई का प्रयोग हो रहा हो वहां पृथ्वी और उसी प्रणाली से निर्मित किसी चालक के बीच की वोल्टेज समान परिस्थिति में कम वोल्टेज से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कंडक्टर का मटेरियल सब का सब क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, और न्यूनतम से न्यूनतम मान वोल्टेज का हो, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। तभी तो लीकेज करंट का प्रवाह जो है साहब आपका रुक पाएगा। नहीं तो अगर वोल्टेज के मान में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थ का और डिवाइस का वोल्टेज में वेरिएशन होगा, धड़ल्ले से करंट आपकी जाती चली जाएगी, आपका नुकसान हो सकता है। साहब नियम 67 कहता है उच्च या अति उच्च वोल्टेज पर 3 फेज प्रणाली को अर्थ से जोड़ने के लिए हम लोगों को कुछ प्रावधान का पालन करना पड़ता है। पहला क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में जानिए। न्यूट्रल बिंदु को अर्थ से कम 2 अलग अलग जगह जोड़ना चाहिए। एक तो आप देखिए विद्युत उत्पादन स्टेशन है, पावर जनरेटिंग स्टेशन है, और दूसरा कहां पर, सब स्टेशन पर। सभी जगह आपको अलग अलग इलेक्ट्रोड हो और पृथ्वी के किसी बिंदु से उसको क्या करना चाहिए, अर्थ के साथ संपर्क में रखना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना है भू संपर्कन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अगर भू संपर्कन में किसी तरह का बाधा उत्पन्न होगा तो आपका यंत्र, आपका डिवाइस निश्चित रूप से डैमेज होगा और काम करने वाले लोगों को भी साथ में लेकर चला जाएगा, है कि नहीं है। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, यदि न्यूट्रल संयोजन में हार्मोनिक धारा प्रवाहित होती है तो वह संचार परिपथ में क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है। इसके लिए जनरेटर और ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को क्या करना चाहिए, बिल्कुल क्या करना चाहिए, अर्थड कर देना चाहिए, है कि नहीं है। एक छोटा सा सुझाव आप लोगों से लेना चाहते हैं, YouTube पर जो क्लासेस है विद्यार्थी जी, उस क्लास को किस समय में लिया जाए जो आप लोग समय निकाल सकिएगा। क्या कि 12 से 1 में तो आप लोग कक्षा में ही रहते हैं, खाना बनाते रहते हैं, है कि नहीं है, वर्क में लगे रहते हैं। किस समय लिया जाए, 9 बजे रात तो थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, उस समय बहुत रहता है। आप लोग मेरा देखिएगा कि उधर देखिएगा कि उधर देखिएगा, कितना देखिएगा, है कि नहीं है। मतलब क्लास के बादे रखा जाए तो वही नहीं, मोटा मोटी यही हुआ। अब टाइम जो हो जाए, लेकिन आपका छुट्टी के बाद हो तो ठीक रहेगा, कम से कम उधर खाना भी बना रहे, इधर वीडियो भी चला दिए, है कि नहीं है। दोनों काम हो जाएगा, टाइम भी आपका निकल जाएगा। सोचते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ विद्यार्थी, सभी को भू संपर्कित करना होता, ठीक है। जरूर जाएगा, काहे नहीं जाएगा, जरूर जाएगा। वही सब चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए ही तो ट्रक वगैरह में भी आप देखते हैं कड़ी लटका रहता है कि नहीं है, उसी सब चीज के लिए रहता है। आइए साहब, हाँ बिल्कुल पास कर जाए। आइए साहब, हमारी जो केबल है उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है, बाह्य चालक को क्या करना है, पृथ्वी के साथ जोड़ने का काम करना है। नियम 69 देखिए क्या कहता है। पोल हो गया, सब स्टेशन के लिए हम लोगों को क्या करना है, प्लेटफॉर्म टाइप की संरचना देनी है।
ऐसे करके आपका बेड टाइप से बिछाना है और तब जाकर के अर्थिंग करना है, यानी कि बिल्कुल पटरी के जैसा बिछा दीजिए और तब जमीन के अंदर गाड़ दीजिए और फिर उस पर आप लोग क्या करिए, नमक चारकोल डाल के हर एक लेयर को उसी पट्टी के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना। ऐसा नहीं कि तार हमने जोड़ा पोल में और उस तार को हम ऐसे ही मिट्टी में छोड़ दिया, नहीं, उसको नीचे का बेड जो अर्थ बेड है उसमें जोड़ देना है साहब, ताकि पूरा का पूरा एरिया उतने दूर को कवर करे और जितना क्षेत्र फैलेगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, आपका सुरक्षा उतना बढ़िया होगा। नियम 88 कहता है गार्ड वायर को प्रत्येक बिंदु पर अर्थ से क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। यह गार्ड वायर आपकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। आप ध्यान देते होंगे हाई टेंशन लाइन किसी के छत के ऊपर से जा रहा होता है तो क्या करता है, वहां पर देखते होंगे ऐसे ऐसे इस तरह से जो आपका ऐसे टाइप से या नहीं तो इस टाइप से ऐसा ऐसा पट्टी नुमा संरचना में क्या करता है, जाली जैसा कवर लगा देता है जो आपका क्या है, गार्ड वायर है ना। वो इसीलिए ताकि अगर कहीं तार टूटे या कुछ भी हो तो उसी पर टिक जाए, और जब उस पर टिके तो उसको भी ग्राउंड के साथ कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, जहां भी उसको बांधे उस पोजीशन से अर्थ के साथ उसको जोड़ना चाहिए। समान रूप से ध्यान रखिएगा नियम 90 हमारा क्या कहता है, नियम 90 कहता है ओवरहेड लाइन के सभी धातु के सपोर्ट एवं धात्विक फिटिंग को क्या करना चाहिए, परमानेंटली अर्थ से जोड़ना चाहिए। टेम्पोररी अर्थिंग करने का काम उचित नहीं है। और कभी भी यह जो खंबे से बंधा होगा तो प्रत्येक मील यानी 1.6 किलोमीटर है ना साहब, 1.6 किलोमीटर में 4 बिंदु पर आपको अर्थिंग देना पड़ेगा। यानी 1 किलोमीटर में जितना पोल लगाए हैं, टावर लगाए हैं, उसमें कम से कम 4 टावर को अर्थ से कनेक्शन आपको रखना ही चाहिए। हम लोग सबको रखते हैं साहब। प्रत्येक स्टे वायर भी, जितना भी स्टे वायर सपोर्ट के लिए, सहारा के लिए आखिरी पोल में लगाते हैं, वह आपका क्या होगा, भू संपर्कित होना चाहिए। जब तक कि पृथ्वी से कम 10 फीट की ऊंचाई पर क्या हो, एक इंसुलेटर ना लगाया गया हो, यह भी ध्यान रखना है। ठीक है कि नहीं। आइए साहब, अर्थिंग के लिए वांछित भारतीय मानक की सूची क्या है। ठीक है, कोशिश रहेगा 6:30-7 बजे ही करा देंगे, फिर उसके बाद
ऐसे भी बहुत सारा मशीन का पोर्शन हो ही गया है और मुश्किल से लगता है कि 50-60 दिन और पढ़ाएंगे ना तो सब क्वेश्चन हो जाएगा। यानी 2 महीना पढ़ा देंगे अगर यूट्यूब पर तो सब प्रीवियस क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाएगा। विद्यार्थी के पास भी उतना समय कहाँ रहता है जो कितना विद्यार्थी पढ़ेगा, है कि नहीं जी? अब फ्री में इतना चीज पढ़ने के लिए है कि कहाँ से लड़का पढ़ेगा। तब तुम लोग तो बेवकूफ सब है, पैसा भी दे दिया है, क्या कहेंगे। चलिए, अर्थिंग के लिए वांछित भारतीय मानक की सूची क्या है? IS 7321963। इसको आप ऐसे पकड़िए, 1963 आपका वर्ष है जिसमें संशोधन हुआ था। इंडियन स्टैंडर्ड 732 नंबर का पारा में सुधार हुआ था, तो 1963 में आया था IS 732 1963। यह संशोधन कहता है विद्युत वायरिंग के लिए जो भी आप इंस्टॉलेशन करेंगे उसका व्यवहारिक कोड 650 वोल्ट से अधिक का नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर का वोल्टेज आप प्रयोग में मत लीजिए, घरेलू उपयोगों के लिए अपने घर में इधर उधर। IS 900 1965 में 900वां जो हमारा नंबर का पारा है वो बताता है कि इंडक्शन मोटर के इंस्टॉलेशन और उसकी मरम्मत के लिए यह कोड है, उससे संबंधित है यह। साहब जी, IS 1866 1961 ये कहता है इंसुलेटिंग ऑयल की गुणवत्ता सही रखनी है, क्या स्पेसिफिकेशन रखनी है उसके संबंध में यह कोड है। अगर यह कोड आपका लिखा हुआ है इंसुलेटिंग ऑयल के ऊपर तो समझिएगा कि सही क्वालिटी का है। अब डुप्लीकेटो लिख के चिपका सकता है, समझे कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखते हैं ना, ISO सर्टिफिकेशन रहता है कि ISO सर्टिफाइड हमारा संस्थान है। जब आप लोग खरीद रहे होंगे डिग्री किसका, टाइपिस्ट का, टाइपिंग का, और फिर वो ADCA का, TCA का, ये सब का खरीद रहे होंगे, तो ISO सर्टिफाइड हमारा इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड क्लास का सर्टिफिकेट देंगे, वर्ल्ड में कहीं जाइएगा दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं है। तो उसका भी अपना क्या है, एक मानक है। लेकिन सब लोग जानते हैं कैसे 15 से 20 हजार देकर का ISO का प्रमाण पत्र पाया जा सकता है कि नहीं है। सारी चीजें तो अब एजेंसियां हो गई हैं। साहब जी, IS 1886 1967 इसमें कहा है ट्रांसफार्मर की स्थापना और उसका मरम्मत, उससे संबंधित कोड के बारे में बताया गया है। इसके 2 भाग हैं। पहला है IS 2026 भाग 1, ये पावर ट्रांसफार्मर के बारे में बताता है। दूसरा है 2026 भाग 11, ये 1969, ये तकनीकी पहलुओं के बारे में बताता है। आपका जो है हमारा सर्किल डायग्राम, लाइन डायग्राम जो बनता है उसके आधार पर यह बताता है कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन किस हिसाब से करना है। तब IS 2274 1963 ये बताता है कि हम कभी भी वायरिंग के लिए व्यवहारिक प्रयोग में वोल्टेज जो है साहब 650 वोल्ट से ज्यादा नहीं रखेंगे, समझे कि नहीं, ये मामला है। साथियों, IS 2309 1969 ये कहता है आकाशीय बिजली से भवन की सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए, व्यवहारिक कोड होना चाहिए, समझिए कि नहीं, ध्यान रखिएगा। आइए साहब जी आगे बढ़ें। इसमें लिखने की क्या जरूरत है, आपके पास पुस्तिका है, उसमें सब लिखा हुआ है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, अनुरक्षण को मेंटेनेंस कहते हैं। व्यवहारिक कोड क्या है इसका इंग्लिश बताइए, कमर्शियल कोड, समझे कि नहीं। एप्लीकेशन कोड, कमर्शियल कोड, ये सब के रूप में इसको जानते हैं, ठीक है कि नहीं। आप जो छड़ बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जो छड़ खरीदते हैं उस पर भी मार्का रहता है, सभी का स्पेसिफिकेशन है। जितने भी बिल्कुल जितने भी हमारे उपकरण है, सामान है, सब पर क्या है साहब, स्पेसिफिकेशन है। उसकी गुणवत्ता के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशन करते हैं। आइए साहब जी आगे बढ़ें। ALP में जीवन में कभी नहीं पूछने की चांसेस बनती है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये सब को खोज खोज के पूछता है, CPRI खोज खोज के पूछता है, ठीक है कि नहीं। अब थोड़ा सा आप लोग कहते हैं तो किताब में दे दिए, नहीं तो हम तो इस सब को भी छांटने का मन था मेरा, समझे कि नहीं। लेकिन फिर आप लोग कहते बेमानी हो गया तो कहे चलिए रख देते, समझे कि नहीं। हाँ हाँ,
साहब जी IS 2516 भाग 1 और 2 सेक्शन 1 1963 ये कहता है 1000 वोल्ट और 1200 वोल्ट डीसी से कम, 1000 वोल्ट एसी से कम के लिए हम लोगों को सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करना है और करने से पहले टेस्ट भी कर लेना है। IS 2516 भाग 1 1963 ये बताता है कि अगर 1000 से लेकर के 11000 वोल्ट तक के लिए हम किस तरह का सर्किट ब्रेकर लेंगे, उसकी क्या कैपेबिलिटी रहेगी, ठीक है, उसकी क्या स्ट्रक्चर्स होंगी, इन सब के चयन से संबंधित चीजों के बारे में बताता है। IS 2516 भाग 1 अनुभाग 3 1973 ये साहब 11 kV से अधिक वोल्टेज के लिए सर्किट ब्रेकर की संरचना, सर्किट ब्रेकर का सिलेक्शन के बारे में जानकारी देता है। IS 2551 1963 ये खतरा सूचक प्लेट के लगाने के बारे में बताता है कि जरूर रहना चाहिए। खतरा सूचक प्लेट भी इस मानक का होना चाहिए, नहीं तो ऐसे हाथ से बना दीजिए वो नहीं चलेगा। IS 3043 1966 अर्थिंग के लिए क्या है, यह प्रैक्टिस कोड है। साहब IS 3072 भाग 1 1965 स्विच गियर के सुरक्षा मेंटेनेंस, उसका इंस्टॉलेशन, उससे संबंधित कोड है साथियों, जो कि आपका क्या होता है 1000 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग होता है। आइए साहब अब इन कोडों को जानने के बाद अब हम चर्चा करते हैं IEC 60364। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ट्विस्ट करता है तो एक आध चीजें यहां से पूछी जा सकती हैं। साहब IEC हमारा जो है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल, ठीक है, भारतीय विद्युत प्राधिकरण, उसने 60-364 का निर्देश दिया। उसमें BIS के आधार पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, क्या होता है फुल फॉर्म, नया किताब जितना बच्चा के पास है और पुराना किताब भी जितना बच्चा के पास है, नया वाला से विशेष रूप से जो शुरुआत में फुल फॉर्म दिया हुआ है, होमवर्क है शुक्रवार को वही पूछेंगे, ठीक है, तो फोटो लेके तुम रख लेना, पढ़ लेना। हाँ तो शुक्रवार को पूछेंगे, होमवर्क है। हाँ तो क्या हुआ, 50,000 महीना नौकरी करेगी, 150 है, बताइए, ठीक है कि नहीं। हम टोटल में से पूछेंगे, अब तुम जितना जवाब दे सकती है। इस शुक्रवार को क्वेश्चन उसी से रहेगा। चलिए जिसके पास 150 नहीं है वो अपना साथी से फोटो वायरल करा लेना। हम किताबें वाला पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कहता है जरा इसके बारे में समझते हैं। ये जो हमारा है अर्थिंग सिस्टम के बारे में बताता है। अर्थिंग सिस्टम हम कितने तरीके से अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राष्ट्रों में, अलग अलग देशों में करते हैं। साहब जी अंतरराष्ट्रीय मानक IEC 60364 ने 2 अक्षर के कोड का प्रयोग के बारे में बताया। उसने कहा अर्थिंग व्यवस्था को 3 अवयव TN, TT, IT में हम बांटते हैं। क्या करते हैं, TN, TT और IT में बांटते हैं। अब T क्या है साहब, T एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है टेरा। ये टेरा से लिया गया है, लैटिन वर्ड टेरा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अर्थ यानी पृथ्वी, यानी पृथ्वी से सीधा संपर्क। यानी T जहां लिखा है वहां स्पष्ट आप समझ लीजिए पृथ्वी से सीधा संपर्क किसी कंडक्टर का जरूर है, यानी डिवाइस का जरूर है। कंसेप्ट पकड़ में आया। T लैटिन वर्ड टेरा से लिया गया जिसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी यानी अर्थ, जिससे हम समझते हैं कि पृथ्वी के साथ सीधा संपर्क होना। अगला साहब आई मतलब आइसोलेटेड, सेपरेट है, कोई लेना देना नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, अपना अलग दुनिया में चल रहा है। साहब N से होता है न्यूट्रल, S से होता है सेपरेट, और C से होता है कंबाइंड, सबको मिला के चलना। तो ये आपका शॉर्ट वर्ड का फुल नाम हो गया यहां पर।
अब टीएन नेटवर्क देखिए हमारा क्या है। टीएन सिस्टम, इसमें कई सारे नेटवर्क का उन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। टीएन नेटवर्क ये कहता है टीएन अर्थिंग सिस्टम में जनरेटर या ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट को अर्थ से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं साहब, अर्थ से जोड़ देते हैं। आइए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रायः 3 फेज सिस्टम में स्टार पॉइंट को हमको क्या करना है, जरूर जोड़ना है। क्योंकि आपका स्टार पॉइंट स्टार रहता है, उसी में ना आपका स्टार पॉइंट होगा, जिसको हम उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। वहीं से ना आप न्यूट्रल तार निकालिएगा, डेल्टा में तो संभव नहीं है साथियों। इलेक्ट्रिक उपकरण की बॉडी को अर्थ से जोड़ा जाता है, इसके जरिए ट्रांसफार्मर से हमारा संपर्क रहता है। ट्रांसफार्मर से तो बिजली हम लोग लेते हैं, है कि नहीं है, लेकिन जितना उपकरण है सबको टीएन नेटवर्क में क्या करते हैं, अर्थ से हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। देख लीजिए तस्वीर साहब, ये मेरा अर्थ है, 1 2 3 मेरा क्या है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, ये न्यूट्रल है। ये क्या है, पीई का मतलब प्रोटेक्टिव अर्थ है। पी क्या है, फुल फॉर्म प्रोटेक्टिव अर्थ है। पी को कहते हैं साहब प्रोटेक्टिव अर्थ कहते हैं। अब बाकी देख लीजिए, हमारा कंज्यूमर फेज न्यूट्रल सबसे जुड़ा है, और कंज्यूमर के सभी डिवाइस को भी क्या करना है, अर्थ से जोड़ना है। ऐसा अगर नेटवर्क बनाते हैं तो उसे हम टीएन नेटवर्क कहते हैं। कंडक्टर जो स्टार पॉइंट को 3 फेज सिस्टम से जोड़ता है या रिटर्न करंट को सिंगल फेज सिस्टम में ले जाता है, उसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। कंसेप्ट समझ में आया? न्यूट्रल किसको कहते हैं, स्टार पॉइंट को 3 फेज सिस्टम से जो कनेक्ट करेगा और सिंगल फेज सिस्टम में रिटर्निंग करंट देने का काम करेगा, वही न्यूट्रल है। यानी न्यूट्रल रिटर्निंग करंट देने के लिए प्रयोग में ली जाती है, ताकि परिपथ पूरा हो जाए और हमारा सिस्टम सही तरीके से काम करे। टीएन सिस्टम को भी हमने 3 अलग अलग भागों में बांटा है। हम लोग इसके बारे में कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।